दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों हमने अब तक टेलर की जो कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स थी उसके बारे में बात की है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में जो कि अभी मार्केट में है मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स के नाम से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो सिद्धांत है दोनों के उनका कंपेरिजन भी करके देखेंगे। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों पहली मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक का नाम है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग जी दोस्तों। तो जस्ट इन टाइम मतलब हिंदी मतलब क्या? एकदम समय पर जो हम काम करें वो। तो दोस्तों जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पास ऑर्डर आएंगे तब हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। मतलब जितना ऑर्डर उतना प्रोडक्शन। ठीक है। ऐसा क्यों? इससे कई फायदे हैं दोस्तों। फायदे क्या क्या है? एक तो हमें कच्चे माल रखने की जरूरत ही नहीं है यार। जब ऑर्डर आ रहा है तब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम क्यों पहले से ही बहुत सारा कच्चा माल स्टोर करके गोडाउन में रखे, गोडाउन का पैसा दें? हमें देने की जरूरत ही नहीं है। साफ साफ हमें हमारा पैसा बच रहा है, ये कॉस्ट बच रही है हमारी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो होती है। भाई रॉ मटेरियल कब ले? हम जब डिमांड आए तब ले लो, वो प्रोडक्शन हो जाएगा तो वेस्ट नहीं जाएगा ना। तो वेस्ट काफ़ी बचता है इससे। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपका मटेरियल जो है वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहेगा। WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दोस्तों जैसा आपका वो आया, जैसा ऑर्डर आया, जैसी डिमांड आई, आपने प्रोडक्शन किया और दे दिया, बात खत्म। जब कोई काम चल ही नहीं रहा तो काहे का वर्क इन प्रोग्रेस? कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस तो रहेगा ही नहीं कुछ भी। तो वो आपकी जो ओवर प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो बचेगी। इससे बचेगी कि नहीं? बचेगी साहब। ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, एक कैनबैन कार्ड होता है। जापानीज वर्ड है ये दोस्तों, KANBAN, कैनबैन। कैनबैन कार्ड होता है। इसमें एक डिजिटल कार्ड मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं। एक इसमें सिग्नल दिए जाते हैं। इसमें सिग्नल दिए जाते हैं कि भैया डिमांड आ गई है, प्रोडक्शन कर लो। डिमांड आ गई है, प्रोडक्शन कर लो। ये सिग्नल जब तक जाएंगे ना प्रोडक्शन टीम के पास, जैसे ही ये सिग्नल पहुंचेंगे तब प्रोडक्शन होगा, उसी के अनुसार होगा। ये सिग्नल बताएंगे कि डिमांड आ गई, ऑर्डर आ गया, अब आप प्रोडक्शन कर लो। प्रोडक्शन किया, बात खत्म। अब सिग्नल नहीं आ रहे तो कोई प्रोडक्शन नहीं करना। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इस तरह से किया जाता है। इसको दोस्तों टोयोटो प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। टोयोटो क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इसी कंपनी ने इस टेक्निक को लागू किया था और काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी ये टेक्निक उनके। तो दोस्तों बहुत से इसके फ़ायदे हैं और कुछ कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता ही दिए भाई, इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप तो ऑर्डर के अनुसार प्रोडक्शन कर रहे हो तो कहाँ पैसा फंसा हुआ नहीं रहेगा। पैसा जो फंसा रहता है ना यार, हमने प्रोडक्शन में पैसा फंसा रखा है, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। क्योंकि डिमांड के अनुसार कर रहे हो तो पैसा तो कहीं फंसाना ही नहीं है हमें। ठीक है। तो एक तो स्मॉलर इन्वेस्टमेंट इसका एक होता है और दोस्तों वेस्टेज कम होता है। एक बड़ी सी जगह में हमें गोदाम भी नहीं लेना पड़ता। ठीक है दोस्तों। इसके दोस्तों कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या हो सकते हैं? जैसे दोस्तों अब इसमें हम क्या है, पहले प्रोडक्शन तो करके रखते नहीं है तो आपके कई बड़े ऑर्डर मिस हो सकते हैं। क्यों? मान लो एकदम से कोई डिमांड आ गई मार्केट में, लेकिन आपने तो प्रोडक्शन ही नहीं कर रखा और कुछ टाइम के लिए आई वो डिमांड, आपने लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं कर रखा था। तो वो क्या है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो होती है ना वो आपके हाथ से निकल सकती है दोस्तों। ऐसे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं इस कारण। अब दोस्तों इसका एक जनरल लाइफ के उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो आप बोल सकते हैं, मान लीजिए आप पताशी खाने गए, आप बाहर पताशी खाने गए, आपने 10 पताशी खा ली। ठीक है, पताशी खा रहे हैं आप, आपने 10 पताशी खा ली। अब खा लोगे तो एक समय पर आपको एहसास होगा कि हाँ भाई मेरा हो गया। तो आप उनको बोलोगे पताशी वाले भैया को कि बोले भैया मेरा हो गया, कि भैया बस मेरा हो गया। अब ये बोलते ही पताशी वाला और पताशी बनाने से रोक देगा। रोकेगा कि नहीं? उसको इंस्ट्रक्शन मिले उससे तो उसने वो आगे रोक दिया, हाँ भैया इसका हो गया, तो अब पताशी बनाना रोक देगा। तो यही चीज़ दोस्तों इसमें है। जब तक डिमांड आती रहेगी तब तक प्रोडक्शन चालू रहेगा। जैसे डिमांड आगे से सिग्नल नहीं आएंगे वैसे प्रोडक्शन नहीं। ऑर्डर आया,
डिमांड आई तो सिग्नल मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये थी दोस्तों जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी टेक्निक है इसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग। अब लीन क्या है साहब? अब लीन दोस्तों हम जनरली कहाँ सुनते हैं? मैक्सिमम लीन हम सुनते हैं जिम में। जिम होती है, बॉडी बनाने जाते हैं, वहाँ हम सुनते हैं लीन। तो भैया कॉलेज में आए हैं, नया नया जोश है, तो हम जिम में जाते हैं और बोलते हैं, बोले भैया हमें तो लीन बॉडी चाहिए। कौन सी? लीन बॉडी। लीन बॉडी का मतलब है फैट नहीं होना। लीन बॉडी का क्या मतलब होता है दोस्तों? उसमें फैट नहीं है, मसल्स है उसकी। मसल्स जिसको दिखे, मसल्स दिखनी चाहिए हमारी, और फैट नहीं दिखे हमें, फालतू की जो चर्बी होती है ना वो नहीं होना, लीन बॉडी है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो फैट है ना वो एक्स्ट्रा है, वो अनावश्यक है, कोई काम का ही नहीं है हमारे। एक्स्ट्रा ही होता है ना फैट। तो भाई फैट आ रहा है, अपन बोलते हैं यार फैट आ रहा है, दुखी है, ठीक है, तो फैट वो एक्स्ट्रा है। अब इसी को दोस्तों हमें कहाँ अप्लाई करना है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें प्रोडक्शन उतना ही करना है जितनी हमें आवश्यकता है। ओवर प्रोडक्शन से बचना है, मेन चीज ओवर प्रोडक्शन नहीं करना। तो दोस्तों जैसे एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट होती है वो हमें बचानी है। एक्स्ट्रा लार्ज लोकेशन, मतलब लोकेशन जितनी हमें जगह की जरूरत है उससे ज़्यादा जगह हम यूज में ले रहे हैं, जगह की जरूरत ही नहीं है। उससे क्या हो रहा है? हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों प्राइस थोड़ी बढ़ रही है। भाई 10 रुपये का है तो कॉस्ट उसकी 8 आ रही है, जबकि हम वो कॉस्ट लाकर 5 भी कर सकते हैं, तो कॉस्ट का इनको बढ़ाए फालतू। इसी तरह दोस्तों एक्सपेंसिव लेबर का क्या मतलब होता है कि भैया एक आदमी 100 रुपये में काम कर रहा है दिन के, और एक बोल रहा है 80 रुपये में भी वही काम कर रहा है, तो हम भैया 100 वाला क्यों लगाएंगे, 80 वाला लगाएंगे? 100 वाला लगाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी ना, उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। जो अपना हमारा प्रोडक्ट है उसकी तो वैल्यू बढ़ने से रही। तो ये जो एक्स्ट्रा की फालतू चीजें है ना, इनको हटाना है। लीन प्रोडक्शन, परफेक्शन में काम होना चाहिए। कस्टमर को परफेक्ट प्रोडक्ट जाना चाहिए, परफेक्शन में काम होना चाहिए। कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें हम नहीं बनाएं, नहीं क्रिएट करें। फालतू के वेस्टेज, स्क्रैप, ये जो वेटिंग टाइम, ये जो हमारे वेस्टेज होते हैं ना, तो इन्हीं को हटाना दोस्तों लीन है। हर एक एक्टिविटी में जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी हर एक एक्टिविटी में जो जो भी हमारा फालतू गैर जरूरी है, अनवांटेड है, उसको हटाना है हमें, ठीक है, लीन करना है। अच्छा दोस्तों, लीन और जेआईटी में कंफ्यूज मत हो जाना। क्या है लीन? जो है ना, लीन में जेआईटी शामिल है। लीन में जेआईटी शामिल है, मतलब जेआईटी जो है लीन का ही एक पार्ट है। और जेआईटी का बड़ा रूप है दोस्तों लीन। मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो जो भी काम करते हैं उसमें जेआईटी शामिल है, कि भैया हम जब डिमांड आएगी तभी प्रोडक्शन करेंगे, ये शामिल है लीन में। ये लीन में जो हमारा काम है ना, मेन चीज परफेक्शन के साथ काम देना, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना, तो उसमें ये शामिल है कि जेआईटी को भी एक शामिल है। जेआईटी एक शामिल है टेक्निक के रूप में लीन में, ठीक है। तो लीन बड़ा है, लीन में कई चीजें शामिल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि जो जेआईटी है ना, वो तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस होती है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि लीन है ना कस्टमर को क्या चाहिए इस पर ध्यान देता है, और जो प्रोसेस है ना उसको इम्प्रूव करता रहता है, ताकि दोस्तों कॉस्ट कम से कम आ सके और हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसकी अगली टेक्निक के बारे में, मतलब अगली मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों काइजेन, KAIZEN। ये भी दोस्तों जैपनीज वर्ड ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें दोस्तों 2 वर्ड हैं, काई और जेन। काई का मतलब होता है कंटिन्यू, और दोस्तों जेन का मतलब है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूज इम्प्रूवमेंट। कुल मिलाकर बात यह है, ठीक है। तो काइजेन का मतलब होगा कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करना। चेंज फॉर बेटर भी हम इसे बोल सकते हैं, चेंज फॉर बेटर या इम्प्रूवमेंट फॉर बेटर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसकी थ्योरी क्या कहती है हमें, कि कोई भी हमें जो काम है ना, कोई भी काम एक दिन में संभव नहीं है, एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है। आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना होता है। ऐसे नहीं आप 2 दिन में परफेक्शन ले आओगे किसी काम में, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब छोटी छोटी सेविंग ही तो दोस्तों बड़ी सेविंग बनती है ना। हम दोस्तों चाहें कि हम
5 महीने के अंदर 10 लाख रुपया सेव कर लें, इकट्ठा कर लें, तो ऐसा क्या संभव है? नहीं दोस्तों। ये कब संभव है? धीरे 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 3 साल में, 4 साल में इकट्ठा करके, थोड़ा थोड़ा हम इकट्ठा करें, धीरे धीरे ही ये संभव है। तो काइजेन में दोस्तों क्या होता है कि आप डेली इंप्रूवमेंट करते हो, आप कोई भी इंप्रूवमेंट करते हो उसको डेली इंप्लीमेंट करते हो, फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलता है। किसी भी चीज में चेंज किया आपने, डिजाइन चेंज की, कोई प्रोसेस में आपने चेंज किया, आप डेली कुछ नया करते हो, आपने आज चेंज किया, उसको आप डेली इंप्लीमेंट करोगे और उसका रिजल्ट दोस्तों हमें बाद में मिल रहा है। ये है दोस्तों काइजेन, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना। तो दोस्तों किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे कोई प्रोसेस हो, मतलब किसी भी चीज़ में ये हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली टेक्निक का नाम है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा, सिग्मा का नाम हमने सुना होगा दोस्तों 10th क्लास में, या फिर आपने अपर स्टडीज़ किए 11th या 12th में भी मैथमेटिक्स पढ़ी है तो सिग्मा का नाम सुना होगा। तो उस समय सिग्मा एक तो था दोस्तों कौन सा वाला, एक तो बड़ा वाला जो सम के लिए, हम जोड़ के लिए काम में लेते थे, सम, ऐसे ई टाइप था ना, उल्टा ई जिसे बोलते हैं हम, तो इस तरह का कुछ सिग्मा हुआ करता था। और दोस्तों एक था जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम बोलते थे, जो ये साइन बनाते थे ना हम, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन का, वो दोस्तों सिग्मा होता था। वो स्मॉल लेटर, और जो कैपिटल लेटर वाला होता था वो सम के लिए होता था। तो सिग्मा दोस्तों क्या है, एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 सिग्मा क्यों है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पर मिलियन यानी प्रति 10 लाख आपके प्रोडक्ट पे कितने डिफेक्ट है ये शो करता है यहाँ पर 6 सिग्मा। मतलब एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि 2 सिग्मा पर इतने डिफेक्ट होंगे। तो दोस्तों इसमें लगभग 69.1% आपका प्रोडक्ट सही रहता है 2 सिग्मा में, और बाकी का जो है ना, बाकी का 100 और 69 का डिफरेंस है, बाकी का डिफेक्टिव होता है, जो कि लगभग 3,08,537 होता है। और इससे आगे जाएंगे तो और ये बढ़ता जाएगा। जैसे दोस्तों यदि हम 4 सिग्मा पर जाएंगे ना, तो ये परसेंट बढ़ के हो जाएगा 94.37%, मतलब 6% के समथिंग आपका डिफेक्ट बचेगा। प्रति 10 लाख में ये अमाउंट होगा लगभग 6,210। प्रति 10 लाख प्रोडक्ट में से आपके 6,210 प्रोडक्ट डिफेक्ट है, ये होगा 4 सिग्मा का क्या मतलब। इसी तरह और आगे जाएंगे 5 सिग्मा, तो सिग्मा 5 का मतलब है 99.97%, जिसका मतलब हुआ प्रति 10 लाख में केवल 233 प्रोडक्ट ही डिफेक्ट। और इसके बाद जो क्राइटेरिया बनाया है 6 सिग्मा, वो होगा दोस्तों 99.9996% पर मिलियन, यानी दोस्तों प्रति 10 लाख में आपके केवल 3.4 प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, मतलब न के बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनियाँ क्या करती है कि टारगेट बना लेती है, कंपनियाँ क्या करती है, टारगेट बना लेती है, हाँ भाई आपको इस लक्ष्य तक पहुँचना है 6 सिग्मा तक, ठीक है। यही है बस, और तो क्या है, मतलब आपको कुल मिलाकर है एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव करनी है, कम से कम आपके डिफेक्ट पीस होने चाहिए। तो ये बात रही दोस्तों किसकी, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स की। आइए अब दोस्तों बात करते हैं हमारा दूसरा जो आज का टॉपिक है, जो दोस्तों एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल के सिद्धांत या प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, तो उनका कंपैरिजन हम कर लेते हैं। कंपैरिजन बोल लें आप, डिफरेंस बोल लें, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला है लेवल, मतलब स्तर। तो दोस्तों जो हेनरी फ्यूल का जो स्तर था ना, जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए, वो हायर स्टैंडर्ड, मतलब हायर लेवल के बड़े जो मैनेजर लोग होते थे ना, उनके लिए इन्होंने प्रिंसिपल बनाए हैं, ठीक है। जबकि दोस्तों टेलर जो था लोअर लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया था और लोअर लेवल के लिए ही इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है कंसर्न, यानी चिंता का विषय। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, टेलर क्यों परेशान था कि बोले भैया वर्कर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते, वर्कर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते, तो वर्कर की एफिशिएंसी को लेकर चिंता थी किसकी, टेलर की। जबकि दोस्तों बात की जाए फ्यूल की, तो फ्यूल का मानना था कि मैनेजर ढंग से काम नहीं करते, तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चिंता थी किसकी, हेनरी फ्यूल की। सिंपल सी बात है ना, जब लेवल हाई होगा, जब फ्यूल का लेवल हाई है तो हाई का मतलब क्या है, मैनेजमेंट पर है, तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पर ही तो काम करेगा, वो रिसर्च करेगा,
ठीक है। इसी तरह टेलर का लेवल लोअर है तो वह वर्कर की एफिशिएंसी पर काम करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। तो दोस्तों जो हेनरी फ्योल है वो आदेश की एकता का दोस्तों कट्टर पक्षधर था। मतलब दोस्तों वो बोलता था ले भैया एक ही बॉस से आदेश प्राप्त होने चाहिए, मतलब ऑर्डर भैया एक ही बॉस से मिलने चाहिए एक टाइम पर। जबकि दोस्तों टेलर के केस में ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा है कि टेलर क्या बोलता है कि एक जो वर्कर है ना उसको सामने 8 फोरमैन होने चाहिए, 8 बॉस होने चाहिए उसके आगे, गैंग बॉस, ये हमने पढ़े थे, आपको नाम याद हो तो। इसके अलावा रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, तो ऐसे नाम पढ़े थे। तो इन्होंने क्या बोला था टेलर ने कि भैया एक आदमी में सारी क्वालिटी नहीं हो सकती, इसलिए इन्होंने 8 फोरमैन बताए। तो एक से ज़्यादा बॉस हो गए, सिंपल सी बात है। तो फ्योल के केस में केवल एक आदमी से ऑर्डर मिलेंगे और टेलर के केस में 8 फोरमैन है, उनके 8 आदमी से ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फोकस यानी केंद्र बिंदु क्या था, तो हेनरी फ्योल का तो दोस्तों केंद्र बिंदु सिंपल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में सुधार लाना। हायर लेवल के जो मैनेजर लोग होते हैं उनमें सुधार लाना, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाना। जबकि दोस्तों टेलर का जो मेन फोकस था वो था प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में सुधार लाना। इसके अलावा दोस्तों पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। तो दोस्तों एफ.डब्ल्यू. टेलर का व्यक्तित्व तो रहा है एक साइंटिस्ट के तौर पर, और ये फादर कहलाए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। जबकि दोस्तों फ्योल की पर्सनैलिटी क्या रही है, एक रिसर्चर की। और दोस्तों ये क्या कहलाए हैं, ये दोस्तों कहलाए हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, मतलब सामान्य प्रबंधन के पिता कहलाए हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है, किसके प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई होते हैं, हर जगह होते हैं कि नहीं। तो दोस्तों हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह इन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि टेलर के केस में दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो अप्लाई होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए यदि योगदान, तो हेनरी फ्योल का योगदान सिंपल सी बात है, हमें पता है हेनरी फ्योल ने जनरल मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत दिए हैं। जबकि टेलर ने दोस्तों कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दिए और कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल हमें दिए हैं। तो दोस्तों ये था हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर की तुलना या कंपैरिजन आप बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और कुछ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स भी जो हमने पढ़ी है वो भी समझ में आई होगी। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा आज का चैप्टर भी पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आया हो, हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया है। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट इसका अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।